अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज इस दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है और पाकिस्तान उन ममालिक के फहरिस्त में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला न सिर्फ पानी में डूब चुके हैं बल्कि बड़े पैमाने पर जानी इंसानों का ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। उधर कराची में कई घंटों की बारिश ने पूरे शहर को डुबो कर रख दिया है। 9 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहने वाले शहरी जब घरों को वापस लौटे तो बिजली गायब थी। ये कराची जैसे शहर की सूरत हाल है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अजला जिनमें मैंगोरा, सवात और दीगर शहर शामिल हैं, वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और अब तक की NDMA की रिपोर्ट्स के मुताबिक 375 के करीब अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। 100 से ज़्यादा अफराद इस वक्त भी लापता हैं और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसके ताजुन के लिए और जो नुकसानात हैं उनके अजाले के लिए अब तक हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं और क्लाइमेट चेंज से निबर्दाज़मा होने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए। और सैलाब, ये जो फ्लैश फ्लड्स है, ये जो सैलाबी बारिशें हैं और क्लाइमेट चेंज के असरात से पाकिस्तान को नुकसान जो पहुंच रहा है और इकॉनमी जिस हद तक मुतासर हो रही है, इसका सद्देबाब किस तरह से किया जा सकता है। प्रोग्राम में हम आज इस पर तफसीलन बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर किस तरह से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इस वक्त जो करंटली सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, वो क्या बताती है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है और जो डेथ टोल है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिस तरह से मैंने कुछ फिगर्स आपके सामने रखे, इस वक्त इन मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल क्या है जहाँ पर शदीद सैलाब आया है और क्लाउड बर्स्ट ने न सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। नईम खान हमारे साथ शो में मौजूद हैं जो कि कैपिटल TV के नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए और इस वक्त बुनीर में मौजूद हैं। नईम खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 17 से 19 अगस्त तक पेशगोई थी कि बारिशें होंगी और तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में जो नुकसान हुआ वो भी हमने देखा है। 21 तारीख तक अब ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। बुनीर में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल रक्षान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और बिल्कुल मैं बुनीर में मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोसनाक सैलाब आया है, जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, उसकी वजह से जो हलाकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और अब तक जो है तकरीबन तादाद जो है ओवरऑल जिसको हम तस्दीक शुदा कह सकते हैं वो जो है तकरीबन 377 तक पहुंच चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया है उसमें मुनीर ही है। और मुनीर के 2-3 इलाके ऐसे हैं जहां पर सैलाब आया, क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहां पर ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। और जहां पर मुनीर में जो हलाकतों की तादाद है वो तकरीबन 228 है। इसी तरह शांगला में 36 है, सवाबी में जो है वो 33 है और मानसेरा में जो है वो तकरीबन 25 बताई जा रही है और बाजोड़ में जो है वो भी 22 हैं और स्वात में भी जो है वो 20 के करीब बताई जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो बुनीर का इलाका है पीर बाबा। और फिर पीर बाबा में जो इलाका है उसका नाम है पशोड़ई। ये पशोड़ई का इलाका है। तकरीबन यहाँ पर 100 के करीब घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आ चुके हैं, सैलाब की नज़र हो चुके हैं। ऐसा था कि बाज़ घर हमने ऐसा देखा कि उसमें अगर ख़ानदान के 10 लोग हैं तो 10 के 10 सैलाब की नज़र हुए हैं, कहीं पर 15 हैं तो 15 हुए हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि घर के अगर 7 अफराद हैं तो 6 जाबाहक हो चुके हैं और 1 बच चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो पशोड़ई का इलाका है, वहाँ पर सैलाब आया है और वहाँ पर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर, रक्षान साहब, ऐसे पत्थर थे कि हमारा जहन नहीं मान रहा था कि ये पत्थर जो हैं ये इस पानी के साथ आए हैं। एक एक पत्थर का जो साइज था वो मेरा ख्याल एक एक ट्रक जितना साइज था। वो पत्थर इस क्लाउड बर्स्ट में ऊपर से नीचे आए हैं और घरों के ऊपर गुजरे हैं, घरों के ऊपर गिरे हैं। 100 घर तो ऐसे हैं कि बिल्कुल वहां पर नजर ही नहीं आते। सिर्फ हमें ये अंदाजा हो सकता है, कहीं से हमने देखा है तो थोड़ा सा हमें कहीं से लंटर नजर आया तो हमें पता चला है कि यार ये जो है ये घर है।
तो बाकी कम अज कम 100 के करीब घर ऐसे भी थे कि जो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं इस सैलाब की वजह से। इसके अलावा जो दूसरा इलाका था वो कदर नगर थी, वहां पर भी हम गए, वहां पर भी हमने देखा तकरीबन 20 के करीब घर जो थे कदर नगर में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिमॉलिश हो चुके थे। एक बदकिस्मत खानदान भी हम कदर नगर में मिले। उस लड़के की शादी थी, मोहम्मद नाम था उसका, और उसकी शादी जो थी वो 17 अगस्त को इतवार के रोज होनी थी, और जुम्मे के रोज ये अफसोसनाक वाकया हुआ। अफसोसनाक वाकया इसलिए कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये था कि उसके घर में तकरीबन 36 लोग जमा हो चुके, 36 लोग उसके खानदान के रिश्तेदार, गांव में जो रिश्तेदार रहते थे वो भी सारे आए थे कि हम यहाँ पर आज मेहंदी की तकरीब करेंगे। वहां पर खवातीन भी थे, वहां पर बच्चियां भी थी, और मेहंदी की तकरीब होनी थी, क्योंकि 2 दिन के बाद दावत वलीमा थी, बारात भी थी 16 अगस्त को। तो ये सारी तरतीबात थी। और उस घर में हमने एक चीज देखी है कि उस घर के आगे फ्रंट साइड से एक नदी गुजरी, और वो नदी उस घर से तकरीबन 100 फुट के फासले पे थी। तो इनको बहुत ज्यादा खतरा ये था कि आगे से जब नदी में पानी ज्यादा होगा तो हमारा घर का कुछ हिस्सा इसमें मुतासिर हो सकता है, यानी पानी अंदर आ सकता है। लेकिन जब हमने देखा कि जो नदी थी ना, वो नदी तो अपनी जगह पीछे से वो घर मुतासिर हुआ, पीछे से क्लाउड बर्स्ट का जो पानी है वो ऐसे आया कि उस घर के तकरीबन कहीं कमरे बिल्कुल डिमॉलिश कर दिए थे। और उस घर में टोटल 37 अफराद थे, 37 के 37 जाबाहक हो चुके थे, जिसमें 24 जो थे इसी घर के अफराद थे। खुशकिस्मती से दूल्हा जो था उसने आना था मलेशिया से, और वो उसकी फ्लाइट लेट हो गई 7 घंटे, तो वो दूल्हा उधर ही रह गया। इसी तरह एक दूसरा घर हमने देखा मुनीर में, एक लड़का था, वो कहता है मैंने अपने बाप को कहा है कि बात इस तरह है कि हल्का हल्का सैलाब आ रहा है तो हम यहीं पर अपने घर में रहेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो ऊपर खेतों की तरफ चले जाएंगे। तो उस लड़के के बाप ने कहा कि देखो हमारा घर जो है ना ये मिट्टी का बना हुआ है, कच्चा है, सैलाब आएगा ये घर ले जाएगा। तो उस लड़के का नाम था हबीबुर रहमान। उसकी वालदा, उसका बाप, उसका भाई, उसका दादा, उसकी भाभी, ये जो थे, और एक बच्चा, ये 6 बंदे जो थे ना, इन्होंने कहा कि हमारा घर कच्चा है, हम यहाँ पे नहीं ठहरते। वो चले गए सामने दूसरे घर, और वो दूसरा घर वही बदकिस्मत घर था शादी वाला, जिसमें इसके घर के 6 अफराद जो थे वो हुए। ओवरऑल पुनीर में हमने बाजार का चक्कर लगाया। बाजार में तकरीबन 200-300 दुकानें ऐसी थी कि उनमें फुल रेत भर चुकी थी। अगर मेडिसिन का सामान था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका था। अगर तंदूर की दुकान थी, अगर बेकरी की दुकान थी, अगर नाई की दुकान थी, हलवाई की दुकान थी, जितनी दुकानें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। तकरीबन 10-10 फुट तक उसमें पानी आया, और पानी गया नहीं, पानी आया और रेत का ढेर उन बाजारों में छोड़कर चला गया। स्कूलों ठीक को है। हमने देखा, नईम लोग नईम खाने खान, लगे। ये बताइएगा, इंतहाई अनफॉर्चुनेट है जो भी देखने को विजुअल्स मिल रहे हैं, और सूरत हाल इस कदर बिगड़ जाएगी ये तवक्को भी नहीं की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ पूरा पाकिस्तान है, और हम ये समझते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हुकूमती इक़दामात नज़र आने चाहिए अमली तौर पर कि नकासी आब के लिए और जो घर डिमॉलिश हुए हैं उनकी तामीर के लिए और तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं बोनीर में। पीडीएफ में से जो हमारी बात हुई वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मामला को सेटल करने के लिए टीम्स मौजूद हैं और अमली तौर पर लोगों को हेल्प आउट किया जा रहा है। आपकी क्या फाइंडिंग है बोनीर में, और इन तमाम अजला में अब तक हुकूमती सतह पर किस कदर आसान काम हुआ है? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि मैं वहां पर जितना मैंने अपने अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक तो हमने हुकूमती मशीनरी वहां पर मौजूद थी। हमने देखा अगर सूबाई हुकूमत है उसकी मशीनरी भी मौजूद थी, अगर एनडीएमए है वो भी मौजूद थी, पाक आर्मी के जवान थे वो भी मौजूद थे, और हर कोई वहां पे रेस्क्यू 112 भी लगा हुआ है, वहां पर जो जिले इदारे हैं वो भी लगे हुए हैं। ये वाकया इतना बड़ा है, ये सानिया इतना बड़ा है ना कि हर हर एक लगा हुआ है, हर एक इसी तगदो में है कि वो
اپنے حصے کی مدد ڈالے، چاہے وہ مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ یہاں سے جانے والے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ یہاں سے بھی گئے ہیں، پشاور، پنجاب، مختلف ضلعوں سے، مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں۔ سب کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان متاثرین کو وہاں پر مدد فراہم کی جائے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہم نے دیکھے بہت زیادہ ہیں وہاں پر، اکثر لوگ یہاں سے بھی کھانے لے کے جا رہے ہیں، صوبائی حکومت بھی وہاں ریلیف دے رہی ہے، جو میڈیکل کیمپ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اگر اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر سہولیات جو دی جا رہی ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہترین انداز میں دی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائدین، خاص کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وہاں گئے، وہ اپنی ساری مشینری وہاں پر لے کے گئے۔ مشینری کی ہمیں وہاں پر کہیں بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ ہم نے بعض علاقے ایسے دیکھے کہ پہاڑوں کے اوپر تھے اور وہاں پر ایسے بلڈوزر پہنچے ہوئے تھے کہ جو ہم نے اس پہ بھی سوچ کر رہے تھے کہ اتنی بھاری مشینری یہاں پر کیسے پہنچی۔ تو مشینری بھی وہاں موجود ہے، حکومت بھی کام کر رہی ہے، لیکن یہ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پر اب بھی جو پتھر ہیں، پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پہلے بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر ہیں، ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں پر کام ہو رہا ہے، وہاں پر حکومت بھی مصروف ہے۔ ہم نے آرمی کے کیمپس دیکھے، میڈیکل کیمپس دیکھے، خوراکی مواد جو ہے وہ وہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک چیز میں نے ذرا سا یہ انالیسس کیا ہے وہاں پہ کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ اگر پنجاب ہے وہاں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ ایون میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا تعلق سندھ سے تھا، وہ بھی اپنی گاڑیوں میں بڑی بڑی امداد کے بڑے بڑے بورے باندھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا، تو ایک ذرا سا مشکل یہ ہے کہ وہاں پر امداد تو پہنچ رہی ہے، اگر یہی لوگ وہاں پر پراپر، ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جاؤں، میں دوں، تو اس میں بھی وہاں پر ذرا سا بے ترتیبی ہو رہی ہے۔ لیکن حکومتی مشینری، رخشان صاحب، وہاں میں نے دیکھی ہے کہ حکومتی مشینری وہاں پر کام کر رہی ہے، لیکن سانحہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ لوگوں کی لاشیں جو ٹھیک ہے ہے، نا وہ ابھی بھی نکل رہی ہیں ٹھیک ہے، وہاں بہت بہت انفارچونیٹ۔ اچھا نعیم خان، یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر تو بہت سے ویژولز اور کچھ ویڈیوز آ رہی ہے جن میں سے بے شمار اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، کلاؤڈ برسٹ کی، اور بنیر سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں، سوات سے کچھ ایسی ویڈیوز آئی ہیں۔ آپ کئی دنوں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کلاؤڈ برسٹ کہاں پر ہوا ہے اور کیا وہاں پر صورتحال بنی ہے؟ ہم ناظرین کو ایکسپلین تو کر چکے ہیں کہ کئی گھنٹوں کی بارش اگر منٹوں میں ہو جائے تو اس سے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ بنیر میں آپ نے کیا مناظر دیکھے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہم نے 2010 کا سیلاب بھی میں نے کور کیا ہے، 2022 کا سیلاب خیبر پختونخوا میں آیا ہے، وہ بھی میں نے کور کیا ہے۔ ایک چیز رخشان صاحب میں نے اس میں دیکھی ہے، وہ ایک چیز یہ تھی کہ جو سیلاب بھی آئے ہیں، لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بنالوار سیلاب آتے تھے، آہستہ آہستہ سیلاب آتا تھا اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، ابلاغ کا زیادہ نقصان ہوتا تھا، جانی نقصان نہیں ہوتے تھے کیونکہ لوگ کہیں نہ کہیں موومنٹ کر لیتے تھے۔ لیکن یہ سیلاب جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی لوگوں سے وہاں بات ہوئی، جتنے بھی یعنی شاہدین تھے، سب سے وہ کہتے ہیں یہ سیکنڈوں میں آیا، سیکنڈوں میں آیا اور سیکنڈوں میں گیا۔ تو اس سے تو یہ بات بالکل 100% کنفرم ہو چکی ہے کہ پشوڑے کے مقام پر اور قدر نگر کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، اور کلاؤڈ برسٹ ایسے ہوئے ہیں کہ سیکنڈوں میں پانی آیا ہے، سیکنڈوں میں پانی چلا گیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی سیلاب کوئی 2 دن ہو یا 3 دن ہو، پانی آیا ہے، پانی گیا ہے، سارا معاملہ جو تھا نا وہ تھوڑی دیر کا تھا۔ پھر جب وہ پانی نکلتے اس کے وہ 3 گھنٹے نکل گئے تھے۔ تو یہ کراؤڈ برسٹ جو ہوا ہے نا، اے آئی جنریٹڈ چیزیں تو میں نے بھی بڑی زیادہ دیکھی ہیں۔ جب میں پونیر کے یہ پیر بابا کے علاقے سے ذرا ادھر آیا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو یہاں پر قدرے بہتر ہے، تھوڑا سا انٹرنیٹ سروسز جو ہیں، تو میں نے بھی اے آئی پہ اب دیکھا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے، بعض سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کراؤڈ برسٹ جو ہے وہ آیا ہے اور اسی نے
ये पानी का जो रेला था बहुत बड़ा रेला था, जो बड़े बड़े पत्थरों को इन गांव के ऊपर गिराते गिराते वो आगे गुजरा है। और तकरीबन ठीक 4 घंटे में ये पूरी सिचुएशन जो थी, जो पानी का रेला था, वो मुनीर से निकल चुका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम खान बोनीर में इस वक्त मौजूद है, कैपिटल टीवी के नुमाइंदे और रिपोर्टिंग कर रहे हैं मुसलसल इस सैलाबी सूरत हाल की। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीलन आगाह किया है नईम खान ने, और कुछ अहम तरीन सवालात अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं अहले इक़्तिदार के लिए कि ये तमाम कीमती जानें जो ज़ाया हुई और तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नुकसान का शिकार हुआ और मुकम्मल तौर पर मिसमार होते हुए दिखाई दे रहा है, इससे बचाव के लिए भी कुछ इक़दाम उठाए जा सकते थे। अगर वेदर फोरकास्ट या फिर तमाम तर कुछ इस तरह के मेजर्स एडवांस में लिए जाते, पहले लिए जाते, तो यकीनी तौर पर नकल मकानी के सिलसिले को भी वसी पैमाने पर बढ़ाया जा सकता था और इन कीमती जानों को बचाया जा सकता था। इस क्लाइमेट चेंज और मुल्क भर में जो फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, जो तेज़ बारिशें हो रही हैं, इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या मनफी असरात नमूदार हो रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हर साल क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाला डिजास्टर पाकिस्तान को हिट करता है, लेकिन अमली तौर पर हम क्या इक़दाम उठा रहे हैं? IMF ने पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट लोन की मंजूरी भी दी थी, वो किस हद तक हम एक्यूरेटली सर्फ कर चुके हैं और उससे आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशा हैं? इकॉनमी और क्लाइमेट चेंज से जुड़े कुछ अहम सवालात हम अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। हमज़ा मिर्ज़ा जो माहिर माइशत हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमज़ा। आपका एक आर्टिकल भी है, आपका हाल ही में शाया हुआ है स्केड्यूल्ड डिज़ास्टर्स के नाम से, और इसमें कुछ तफसीलात भी आपने बयान की हैं कि हम जो IMF से हमें क्लाइमेट लोन मिला है उसको भी हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके और मईशत पर हमारी इससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो कि इससे मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या समझते हैं, हमने अब तक इक़दामात कुछ खातिर खा उठाए हैं या बिल्कुल नेगलेक्ट की है ये तमाम तर सूरत हाल? देखिए रुखसान, मुझे लगता है कि काफी नेग्लिजेंस हुई है इस साल। मैंने अपने आर्टिकल में भी यही बयान किया हुआ है कि जब एक चीज आपके मॉनसून की जो रेंज हैं, ये एक अरबिक वर्ड है, ये अरब टाइम से इंडिया में आ रही हैं। इंडिया में भी इस साल फ्लड्स आए हैं, उन्होंने बेहतर थोड़ा सा उसको मैनेज किया है। बट अगर आपके हर साल आते हैं तो कभी रेन कम होती है तो फ्लड्स नहीं होते, और जब ज्यादा हो जाती हैं रेंज तो हमारे फ्लड्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें यही मतलब है कि जब अगस्त, जुलाई अगस्त 2 मंथ्स ऐसे हैं जब प्रेसिपिटेशन हाई होती है, तो इनको चाहिए कि उसको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर्डनेस करें और लोगों को प्रिपेयर करें। जो प्रोविंसेस हैं स्पेशली, वहां पर भी लोगों को सेंसिटाइज करें, लेकिन ऐसी कोई एफर्ट्स जो है वो नजर नहीं आती। जब फ्लड्स आते हैं तो आ जाते हैं, नहीं आते तो क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है, अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ अजला मुतासर हुए हैं और बड़े पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है, क्या समझते हैं इसको किस तरह से इस नुकसान का अजाला हो सकता है? देखिए नुकसान तो जो होना हो गया है, जीबी में बहुत हुआ है, केपी में भी। अब टोटल 300 से ज्यादा डेथ सिर्फ केपी में है, और जो डेथ टोल है वो 700 को टच कर रहा है, और 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और ये कहते हुए मेरे अपने एक दोस्त की डेथ हुई है पिछले दिनों जीबी में, स्कर्दू में लैंडस्लाइड के अंदर उनके ऊपर, गाड़ी के ऊपर उनके बोल्डर गिरा और उनकी डेथ हो गई। उसामा बंगश नाम है। तो हम सब बहुत सैड थे जितने मेरे क्लास फेलोज थे। लेकिन इसमें देखिए कि काफी सारे महकमे जो है इन्वॉल्व हैं। महकमा जंगलात है, एनवायरमेंटल जो है सारे डिपार्टमेंट्स हैं, PDMAs हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वो भी सारे इन्वॉल्व है। उन सारों की कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। अगर हुई होती तो हम इस पॉइंट पर ना। अच्छा, हमारे पास देखिए UN फंड मौजूद है। IMF ने इस साल मई में $1.4 बिलियन जो है वो क्लाइमेट लोन दिया है पाकिस्तान को।
इसी तरह से मुख्तलिफ हमने फ़ंड्स कायम कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने में नाकाम हैं, या हम तमाम तर पेशगोई हमारे पास है। अब तो ज़माना बहुत आप जानते हैं कि वेदर फोरकास्ट का ज़माना है, लेकिन फिर भी मुसलसल नुकसान हो रहा है, और हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो इस वक्त खौफ की अलामत बन चुके हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। और ये मई में सिर्फ क्लाइमेट का लोन है, ये EFF नहीं है, क्लाइमेट रेजिलियंस फंड है, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है। वो अराउंड 1.4 बिलियन का रिलीज हुआ था, उसमें से इनको चाहिए था कि IMF से कुछ मिलियंस ले लेते। अब जब डिजास्टर हो चुका हुआ है, तो इनको जब पता था कि डिजास्टर होना है, तब इन्होंने लिए नहीं। जब हो गया है तो पंजाब गवर्नमेंट भी एलोकेट कर रही है, KP ने भी 800 मिलियन एलोकेट किए कल परसों। और बजट में पंजाब गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली लिखा था कि 795 बिलियन हम क्लाइमेट को देंगे। वो भी एलोकेट नहीं हुई। आपके सामने लैया के अंदर जो ब्रिज टूटा है, वो एक बहुत जो है ऐसा हादसा है जो बहुत अफसोसनाक है। और आप जो प्रोडिक्शन की बात करें, देखें यूरोप में हीट वेव आई थी मई और जून में। सेविल एक जगह है स्पेन में, मैड्रिड में, वहां पर अब आग लगी है इस साल। हमें पहले ही पता था कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो जो कंट्रीज हैं जो अमेरिका में और जो सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, हम वहां पर लैटिट्यूडल लाइज में उनके बराबर आते हैं। तो हमें पहले से ही पता था कि ये होगा। बट देखिए कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। IMF से लोन लिया जा सकता था, उनको रिक्वेस्ट करके 6 मंथ्स का टाइम दिया था IMF ने, पहले लिया जा सकता था इमरजेंसी के तौर पे। अपने बजट्स के अंदर भी वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि NDMA की कोऑर्डिनेशन PDMAs के साथ और वाइल्ड लाइफ का महकमा और फॉरेस्टेशन के महकमात की निग्लिजेंस है, कंबाइंड जॉइंट निग्लिजेंस है, जो ये डेथ टोल बढ़ा है। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें हमारी जो मईशत है उस पर किस हद तक मनफी असरात मुरतब कर रही हैं? देखिए आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। खासतौर पे पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं, लैया में आए हैं और जगहों पे आए हैं, वहां पर क्रॉप जो है जब हर्ट होती है तो उससे आपकी ओवरऑल फूड की जो कैपेसिटी प्रोडक्शन है वो कम होती है। पावर्टी लाइन वैसे ही गिर चुकी हुई है। IMF ने रिवाइज की है 2024 में और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके। तो अब जब फूड स्केर्सिटी होती है, आपने 23 में देखा था उसका इफेक्ट जब 22 में फ्लड्स आए थे कि बहुत ज्यादा फूड स्केर्सिटी हो गई थी, फिर हमें इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं। हम पहले ही इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, हम बहुत सारी चीजें और इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर एक और प्रेशर पड़ जाएगा वीट इंपोर्ट का। जो आप अगर देखें माजी में, तो हमारे जब फ्लड्स आए हैं हमें फूड जो है इंपोर्ट करना पड़ा है। उसके अलावा ये जो इसको रिपेयर करने में डैमेजेस को गवर्नमेंट का बहुत सारा जो है वो खर्चा होगा, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता मैं समझता हूँ अगर ये टाइम पर उसकी जो है रेमेडीज को उसको एक फोर्सी करते, प्रिडिक्ट करते। जिस तरह रॉकफॉल वो होते हैं, फेंसेस होती हैं, स्विट्जरलैंड में लगी हुई है, चाइना में लगी हुई हैं, तो उनको लगाने से कोई बहुत खर्चा तो नहीं होता गवर्नमेंट का, बट उससे रॉक्स की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा, जिस तरह गिलगित स्कर्दू हाईवे है वहां पर आप रोक सकते हैं उन बोल्डर्स की मूवमेंट को। तो ऐसी कोई कंटिजेंसी नजर नहीं आती। हालांकि इतने फॉरेन आते हैं हमारे, इतने फॉरेनर्स यहाँ पर विजिट करने आते हैं, K2 कुछ की समिट के लिए आते हैं, उन एरियाज के ऊपर वर्ल्ड स्टैंडर्ड की इन्हें फैसिलिटीज देनी चाहिए, खासतौर पर जो प्रोविंसेस हैं। ठीक है, अभी अमेरिका में भी फ्लड्स देखने को मिले, कुछ यूरोपियन मुमालिक भी मुतासर हो रहे हैं। सूरत हाल तो वर्ल्ड वाइड जो है वो बिगड़ रही है, और क्लाइमेट चेंज को कुछ मुमालिक सीरियस ले रहे हैं, और कुछ अभी तक इस मसले को, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सीरियस नहीं ले रहे। आप क्या समझते हैं कि दुनिया के कौन से मुमालिक ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ बेहतर हिकमत अमली बना चुके हैं, और पाकिस्तान को भी जो है वो अपनी इस हवाले से जो एक्टिविटी है उसको तेज़ करना चाहिए? देखिए जहां तक पाकिस्तान की बात है, उसको तो हर हालत में अपने आप को जो है चौकन्ना करना है और फ्यूचर के अंदर देखना, बिकॉज ग्लेशियल मेल्ट जो है वो एक रियल इशू है और हमारे पास हाईएस्ट पीक्स हैं और वो बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर मजीद टेम्परेचर्स बढ़ते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो सदर हैं वो कभी भी सीरियस नहीं थे लेके ये जो पेरिस क्लाइमेट है कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कभी सीरियस नहीं थे, जिसकी वजह से अमेरिका का पुल आउट हुआ। और क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर है, सारी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस उनको चलाता है, तो उसकी वजह से दुनिया को भी नुकसान हुआ है। कि आप उस नॉन सीरियसनेस की वजह से देखें कि स्पेन में, खासतौर पे साउथ ऑफ स्पेन में, पोर्चुगल में, एंडालुसिया एक प्रोविंस है जो बिल्कुल मेडिटेरेनियन के साथ है, वहां पर बहुत सारी वाइल्ड फायर्स हुई हैं अभी, बल्कि 1000 लोगों को रेलोकेट किया होटल से, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके अलावा आर्कटिक में, जहां पर रशिया का जो है और नॉर्वे फिनलैंड को जो समुंदर लगता है आर्कटिक सी,
وہ بھی وہاں پر بھی میلٹ کر گئے ہیں گلیشیئر، جس کی وجہ سے اب وارفیئر وہاں پر کھلنے لگا ہے. تو یہ یوکے کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تھریٹ ایمرج ہو رہا ہے، رشیا کو ایک سمندر مل گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پہ سیریسنس جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور دوبارہ سے سب کو، سارے ممالک کو ایک کامن پیج کے اوپر لا کر کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، مرزا حمزہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اکانومی پر لکھتے ہیں اور ان تمام تر موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا حمزہ. ناظرین، اس وقت صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پنجاب بھی اربن فلڈنگ سے متاثر ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو سندھ میں مناظر سامنے آئے ہیں وہ کس قدر تکلیف دہ اور خوفناک ہے. صرف 2 گھنٹے کراچی میں بارش ہوئی ہے اور اس قدر پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا کہ گاڑیوں کے اندر پانی داخل ہوا ہے اور ٹریفک کی روانی متاثر رہی. 9-10 گھنٹے لوگوں کو ٹریفک کی جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں، اور پھر لوڈ شیڈنگ کا کراچی میں جو اس وقت ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس نے بھی شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. تو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہمارے جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اداروں کی جانب سے وہ کچھ خاطر خواہ دکھائی نہیں دے رہے. محض 2 گھنٹے کی مسلسل بارش نے شہر کراچی کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان کو پانی میں ڈبو دیا، اور نکاسی آب کا یہ جو نظام ہے جو کئی دہائیوں پرانا ہے اس کو بہتر نہیں کیا گیا. اب سلسلہ کار یہ ہے کہ کراچی میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں، کراچی میں مختلف شہروں سے لوگوں نے جا کر، اسٹوڈنٹس نے اور کاموں کی اور کاروباروں کی غرض سے جا کر لوگوں نے جو ہے کراچی کو اپنا شہر بنا لیا ہے. لیکن جو نکاسی آب ہے کا نظام ہے، جو سینیٹیشن کا نظام ہے وہ بہت پرانا ہے. یعنی آبادی بڑھ چکی ہے، گھروں کے ساتھ گھر تعمیر ہو چکے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز تعمیر ہو چکی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اپارٹمنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن جو سسٹم ہے سینیٹیشن کا وہ انتہائی قدیم ہے اور اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں جو یوٹیوب اور فیس بک ہے اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. رخشان میرکو نے کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.